AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या कहता है? जैसे एक कंपनी है, वो कई प्रोडक्ट बनाती है, क्या दुनिया को वो कंबाइन करके अपने रिजल्ट दे, कंसोलिडेट करके यानी एग्रीगेट करके, या अलग अलग ब्रेकअप करके दे? तो उससे आपको क्या लगता है बेटर क्या है? बेटर यह है कि वो ब्रेकअप करके अपने रिजल्ट दे दे। उससे क्या है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? अच्छी। मान लो एक कंपनी है, जैसे मान लो डाबर वाले हैं, डाबर वाले, डाबर का क्या आता है? च्यवनप्राश आता है, जन्म गुट्टी भी आती है, और डाबर का हेयर ऑयल आता है, एटसेट्रा। अब ऑयल और चीज है, जन्म गुट्टी और चीज है, च्यवनप्राश और चीज है। ये रिस्क रिटर्न के मामले में अलग अलग प्रोडक्ट है ना, उसका एप्लीकेशन और है, उसका एप्लीकेशन और है, उसका रॉ मटेरियल और है, उसका और है, उसका यूज और है, कस्टमर और है। ये तो पैदा हुआ बच्चा, बच्चे को तो पता नहीं मैं जन्म गुट्टी ले रहा हूं, पेरेंट्स को पता है। मालिश लाल तेल, डाबर लाल तेल आता है, बच्चे के मालिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब डाबर का हाजमोला भी आता है ना, हाजमोला, हाजमोला कैंडी भी आती है। अब कैंडी और चीज़ है, सिर पे लगाने वाला तेल और चीज़ है, बच्चे के मालिश करने वाला लाल तेल या जन्म गुट्टी और चीज़ है, च्यवनप्राश और चीज़ है, और भी प्रोडक्ट आते हैं डाबर के, काफ़ी आते हैं। तो डाबर क्या है, इनको कंबाइन करके एग्रीगेट रिजल्ट दे कि ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा लॉस। उससे स्टडी करने वाले को मान लो इसमें किसी में लॉस किसी में प्रॉफिट मिक्स हो जाएगा, अच्छा एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा रिजल्ट के बारे में। आपको आपके सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम में, उनका कंबाइन रिजल्ट दे दिया जाए, भाई ये बता दिया जाए कि फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, 400 में से इतने आए टोटल, और ये ना बताया जाए मैथ में कितने, अकाउंट में कितने, लॉ में कितने और इको में कितने, ना बताया जाए। मान लो एक बच्चा फेल हो गया, 190 नंबर है, 400 में से 190, वो जानना चाहता है 90 किस में है, कम किस में है, मैं किस में फेल हो गया, कहाँ पीछे रह गया, मैं वहाँ ज़्यादा तैयारी करूँ। आपको जी नहीं, तेरे को तो कंबाइन ही पता लगेगा बस। उससे एनालाइज करना, स्टडी करना, रिजल्ट पे आना मुश्किल होगा। अगर उसको डिवाइड करके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दे दिए जाए, भी अकाउंट में इतने, इसके लॉ में इतने, मैथ में इतने और इको में इतने, उसे स्टडी करना आसान होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे क्या कर लूँ, इम्प्रूव। ऐसे कंबाइंड रिजल्ट ना देके आपको क्या है, ये जो डाबर है ना, डाबर के कई प्रोडक्ट हैं, और वैसे इसमें ना सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट होता है, एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, BS बिजनेस सेगमेंट, और GS ज्योग्राफिकल सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट BS का मतलब क्या है? BS मतलब आप प्रोडक्ट वाइज, उसकी ऑपरेशनल प्रोसेस वाइज डिवाइड करना चाहते हो, फिर तो वो क्या है, बिजनेस सेगमेंट है। डाबर में ये क्या है, अलग अलग, इनकी रिस्क रिटर्न क्या है, सबकी रिस्क रिटर्न क्या है, रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है, आपस में अलग अलग रिस्क रिटर्न है, इनको अलग अलग सेगमेंट माना जाए। और ये आपस में कौन से सेगमेंट हैं, ये सारे कौन से सेगमेंट है, ऑल आर कौन से सेगमेंट है, ये बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट मीन्स पूरे इंडिया के डाबर के रिजल्ट में ये देखा जाए डाबर ऑयल का क्या रिजल्ट है, डाबर के जड़ी बूटियाँ, ये डाबर लाल तेल, जन्म गुट्टी का क्या रिजल्ट है, डाबर के च्यवनप्राश का क्या रिजल्ट है, ठीक है, हाजमोला का क्या रिजल्ट है पूरे इंडिया लेवल में। ये तो है बिजनेस सेगमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ये 2 बन रहे हैं, लेकिन ना हो क्या रहा है, जैसे आप 4 ब्रांचें खोले बैठे हो, एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट बना रही है,
सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना रही है पर उसकी अलग अलग ब्रांचेस खोल ली उसने। नॉर्थ में अलग ब्रांच, नॉर्थ ब्रांच, साउथ ब्रांच, ईस्ट वेस्ट इंडिया ब्रांच। ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट ही क्या है, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए ब्रांचें अलग अलग हैं। इनमें फर्क क्या है, एरिया का, एनवायरनमेंट का फर्क है। इसमें रिस्क रिटर्न क्या है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट, ड्यू टू, क्यों ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट। कई बार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लग गया, ये अलग स्टेट है जहाँ शक्ति है, एक लीनियंट स्टेट में है। कस्टमर का फ़र्क है, वहाँ पे तगड़े लोग हैं। मान लो स्टेट की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र में बहुत लोग रईस लोग हैं। मान लो कोई स्टेट की बात करें यूपी बिहार, तो वहाँ ठीक ठीक बेचारे लोग हैं। बंगाल में ठीक ठीक लोग हैं, इतने रईस नहीं है, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। कस्टमर अलग हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग है, या फिर बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रोसेस चलाने के लिए एनवायरनमेंट अलग है, वर्किंग कंडीशन अलग है। तो फिर वो एरिया वाइज सेगमेंट बनाओगे आप। एक सेगमेंट बनाओगे नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला, एक ईस्ट वाला, एक वेस्ट वाला। इनको इस तरह से डिवाइड करोगे एरिया वाइज, बजाय प्रोडक्ट वाइज नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सिंगल है। या दो प्रोडक्ट भी हों पर अपने को लगता है कि भाई आप प्रोडक्ट वाइज इसका हिसाब करने की बजाय ना आप चाहे 4 प्रोडक्ट बनाएं, पर आप ऐसे बनाएं पंजाब वाली ब्रांच के प्रॉफिट, गुजरात वाली ब्रांच के टोटल प्रॉफिट, ऐसे बनाएं, ना कि इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट के टोटल प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट के टोटल प्रॉफिट। ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये, जब ये प्रोडक्ट रिस्क रिटर्न डिफरेंट है। समझा, क्लियर। आईसीआई अपना पूरा हिसाब करे तो आईसीआई कैसे हिसाब करे, सीए फाउंडेशन वाइज, सीए फाइनल वाइज, सीए इंटर वाइज, या फिर ऐसे करे। ये तो हो गया बिजनेस सेगमेंट, भाई सीए फाउंडेशन में क्या फीस आ रही है, क्या खर्चा लग रहा है फाउंडेशन का, फिर इंटर का, एक फाइनल का। दूसरी तरह का सेगमेंट है कि आईसीआई क्या ऐसे करे, नॉर्थ इंडिया का प्रॉफिट एंड लॉस टोटल स्टूडेंट का इकट्ठा, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, साउथ वालों का अलग, ईस्ट वालों का अलग, वेस्ट वालों का। आपको क्या लगता है कौन सा बेटर रहेगा उनके लिए हिसाब करने में, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज? भाई फाउंडेशन का क्या है, इंटर का क्या रिजल्ट है, क्या आ रहे हैं पैसे, क्या जा रहे हैं, कैसे करें? प्रोडक्ट वाइज करें तो ज़्यादा बेटर है। प्रोडक्ट वाइज करें ना तो ज़्यादा बेटर है। मान लो हम अपने इंस्टीट्यूट में हिसाब करें, कंबाइन सारे साल का कंबाइन हिसाब ना करके हम ये स्टडी करना चाहें तो हम कैसे करें? एरिया वाइज हमारा क्या, एरिया तो एक ही है, या चलो अब 2 खोल लिया हमने, एक ब्रांच खोल ली, 2 भी कर लें चलो, पर फिर भी हमें ये लगेगा यार वो ब्रांच इतना कोई मैटर नहीं करता, एक छोटा सा एक जगह है, मेन तो अपना एक ही जगह है मेनली। तो हम ऐसे करें हिसाब, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? फाउंडेशन का क्या खर्चा है, क्या रिजल्ट है, इंटर का क्या है, या इंटर 1 2 का क्या है, इंटर 2 में तो लॉस आ जाएगा इंटर 2 का तो हिसाब किताब ही हो नहीं पाएगा। चलो, और +1 का क्या है, +2 का क्या है, तो हम हिसाब लगाएं अलग अलग तो ज़्यादा बेटर है ना कि भाई इनका क्या रिजल्ट है। या ऐसे करें, इधर मंडी एरिया का फ़ायदा नुकसान और ये कोर्ट कॉलोनी का फ़ायदा नुकसान। ये तब होता जब आपके स्टूडेंट सारे कोर्स उस जगह भी चला रहे होते, इधर भी चला रहे होते, फिर सही है। मान लो ब्रांच, जैसे मान लो कोई एक आकाश इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, मतलब उसकी कई ब्रांचें हैं, तो वो एरिया वाइज शायद कर ले क्योंकि वो सारे कोर्स उस जगह चलाता है। मान लो दोनों चीज़ों की वेटेज है, दोनों चीज़ों की वेटेज, दोनों चीज़ों मीन्स एरिया भी है और प्रोडक्ट भी है। डाबर वाले कहते हैं जी हमारे तो दोनों चीज़, क्या करें हम, हमारे तो दोनों ही वेटेज है, हमारे तो ये भी वेटेज है, अभी प्रोडक्ट हाजमूला है, ऑयल है, च्यवनप्राश है, या जन्म गुट्टी है, और हमारे ये भी हिसाब है। हमारी 5 ब्रांचें हैं इंडिया में, बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं 5, मतलब एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक मिडल में, हमारे तो उसके हिसाब से भी देखा। फिर ये क्या, दोनों को वेटेज देते हैं, तो फिर आपको देखो इनमें से प्राइमरी ज़्यादा जरूरी क्या लगता है आपको, ज़्यादा अच्छा डिवीजन किसके बेस पे होना चाहिए, उसको आप प्राइमरी सेगमेंट मान लो, और दूसरे को कौन सा मान लो, सेकेंडरी।
प्राइमरी सेगमेंट, इनमें से देखो बिजनेस सेगमेंट ज़्यादा बिजनेस वाइज बांटना ज़्यादा बेटर है क्या एरिया वाइज? एक को क्या मानोगे? एक को प्राइमरी सेगमेंट, दूसरे को क्या नाम दे दो? सेकेंडरी। तो आप इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, डोमिनेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्क क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी बांटने में फर्क क्या बनता है? सिर्फ फर्क पड़ता है डिस्क्लोजर्स का। प्राइमरी सेगमेंट है ना, तो उसकी दुनिया को ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है, एसेट्स की, लायबिलिटी की, उसके खर्चे, उसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऐसे। और सेकेंडरी सेगमेंट है, उसकी डिटेल दुनिया को क्या देनी पड़ेगी? आपको कम देनी पड़ेगी। तो आपको देखना है प्राइमरी पीएस, प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है। ये कौन डिसाइड करेगा विच वन इज प्राइमरी? मैनेजमेंट। बाहर की दुनिया के लोग पढ़ तो सकते हैं हम, फाइनल डिसीजन तो किसका है? कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका किस चीज को ज्यादा वेटेज देनी है। अगर टॉप लेवल की मैनेजमेंट कहती है बिजनेस सेगमेंट वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो उसको नाम दे देंगे प्राइमरी सेगमेंट। उसके डिस्क्लोजर क्या होते हैं? ज्यादा। और जिस चीज को सेकंड वेटेज देंगे वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट, उसके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे? कम। सही है ना? डिस्क्लोजर्स का फर्क है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्राइमरी। अगर मैनेजमेंट कहती है जो हम तो दोनों लेवल पे रिपोर्टिंग चाहते हैं, दोनों ही बराबर वेटेज रखते हैं, तो एक मैट्रिक प्रेजेंटेशन बनती है, दोनों को वेटेज दो। वो बनाने का कोई एएस में मैट्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, वो कैसे बनती है, ये मेंशन ही नहीं है एएस में। मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन ये है, आपको अगर टू वे टेबल याद है, स्टैट पढ़ी हो अगर आपने, कोरिलेशन रिग्रेशन, उसमें टू वे टेबल पढ़ी थी। टू वे टेबल क्या होती थी? एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन में बनता था। जैसे क्वेश्चन आता था 18 से 20 साल वाली लेडीज या गर्ल्स, नीचे 18 से 20 साल वाले लड़के कितने कपल हैं, फिर 18 से 20 वाली लड़कियां और 20 से 22 साल वाले लड़के कितने, दोनों को कंबाइन करके टेबल बनती थी, टू वे टेबल। ऐसे याद है मेरे को, थोड़ा थोड़ा आपको अगर याद है तो ऐसे बनती थी वो टेबल। यहाँ मान लो 18 से 20 साल, यहाँ 18 से 20 साल वाले ये बॉयज़ हैं। नंबर में कितने हैं ये कपल? ये देख लो यहाँ 5। फिर ये 20 से 22 साल वाले बॉयज़ और गर्ल्स 18 से 20 वाले 3 कपल, ऐसे। फिर ये 20 से 22, ये कितने हैं? 20 से 22 वाली गर्ल्स और 20 से 22 वाले बॉयज़, ये 2 कपल है, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे बनती थी प्रेजेंटेशन, कुछ आइडिया बता रहा। फिर वो दोनों को वेटेज दें। और ये कैसे बनेगी? हालांकि काउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं, इसलिए अपन टेंशन क्यों लें भाई, हमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो आपका आइडिया हुआ चैप्टर का नाम क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो आपको आइडिया हुआ सेगमेंट का मतलब क्या है। जैसे आप कहने ना ब्रांच, ब्रांच जरूरी नहीं ब्रांच अलग सेगमेंट होता है, देखना पड़ेगा उसका हिसाब किताब क्या। मान लो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी हर गांव में ब्रांच खोल दी, तो इतने सेगमेंट बनाओगे क्या ना। तो सारों की रिपोर्ट अलग देना मुश्किल है, तो एएस हमें तरीके बताएगा। मान लो आपकी 20 ब्रांचें हैं, क्या 20 के रिजल्ट अलग अलग निकाल लें क्या? असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर 20 के, मुश्किल है। आप इनमें से वो छांट लो जिनकी रिपोर्ट देनी है 20 में से। अब कहोगी छांटे कैसे? जो लेवल जिसमें एक्टिविटी का ज़्यादा है, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं जिनकी असेट्स टोटल कंपनी की सेट्स के 10% से ज़्यादा है। मान लो अलग अलग ब्रांच की सेट्स लिख लिया आपने, ठीक है, जिनकी असेट्स पूरी कंपनी की असेट्स के 10% से ज़्यादा है, वो सेगमेंट क्या होंगे? रिपोर्टेबल। जिनके प्रॉफिट या लॉस टोटल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के 10% से ज़्यादा हो, वो सेगमेंट भी क्या होंगे? रिपोर्टेबल। जिनकी सेल पूरी कंपनी की सेल के 10% से ज्यादा हो, वो सेगमेंट भी क्या होंगे? वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल होंगे। क्लियर? कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे? जिनमें एक भी कंडीशन लग जाए, या तो उनकी सेट्स पूरी कंपनी की सेट्स के, मान लो पूरी कंपनी की सेट्स 1 करोड़ है, तो जिस जिस सेगमेंट के, जिस ब्रांच के 10 लाख से ज्यादा सेट्स हैं वो रिपोर्टेबल है, उनकी आपको रिपोर्टिंग करनी है, प्राइमरी या सेकेंडरी मानते हुए डिस्क्लोजर देने हैं। कुछ तो इसमें कवर हो गए और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में कवर हो गए। जिनके प्रॉफिट एंड लॉस पूरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के 10% से ज्यादा हो, वो क्या हो गए? रिपोर्टेबल। कुछ इसमें आ गए, कुछ
सेल देख लो, रेवेन्यू में सेल, जिनकी सेल पूरी कंपनी की सेल का कितने परसेंट से ज्यादा हो, 10%, वो भी क्या हो गए, रिपोर्टेबल। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लग गई तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल। वो सेगमेंट क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल। उसकी रिपोर्ट देनी है। मान लो 20 में से 8 सेगमेंट किसी ना किसी शर्त में आ गए, 10% असेट्स, 10% प्रॉफिट या 10% क्या, सेल, वो आगे रिपोर्टेबल। अब आपको क्या करना है, इन 8 की बाहर की सेल जोड़ो। बाहर की सेल मीन्स पूरी कंपनी में एक दूसरी ब्रांच को भी तो माल बेचा है, वो छोड़ो, बाहर वाली दुनिया को जो बेचा वो बताओ। बाहर वाली दुनिया को कंपनी ने माल बेचा है टोटल 5 करोड़, तो अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल जानते हो कितनी होनी चाहिए, 75%। पूरी कंपनी की एक्सटर्नल सेल कितनी है, मान लो 6 करोड़, 6 करोड़ का 75% करना 4.5 करोड़। आपको कम से कम इतने सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है अलग अलग, ताकि उनकी एक्सटर्नल सेल कितनी हो, 75%, यानी 4.5 करोड़। 6 करोड़ का 75% क्या, 4.5 करोड़। मैं कहता हूं जी हमने जो कोई ना कोई कंडीशन लगा के रिपोर्टेबल निकाले, उनकी तो टोटल 8 की तो 4 करोड़ ही बनती है सेल। नहीं, मुझे कितने की रिपोर्टिंग देनी है, 4.5 करोड़। तो अब क्या करो फिर, कुछ सेगमेंट और की रिपोर्टिंग करो, 10% से थोड़ा नीचे आ जाओ कंडीशन, 9 के आसपास, 8.5 के आसपास है ना कोई कंडीशन लग रही है, उसको भी उठा के क्या कर दो, रिपोर्टेबल सेगमेंट मान लो, उसकी भी रिपोर्ट दे देंगे, ताकि अपनी एक्सटर्नल सेल जिनकी रिपोर्ट देनी है उनकी कितनी हो जाए, पूरी कंपनी की एक्सटर्नल सेल का 75%। यानी कुछ सेगमेंट पे कंडीशन हटा के सोच लो, 10% से कम वाले को भी क्या मान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे अलग से। क्योंकि वजह क्या है, 75% सेल पूरी करनी है टोटल एक्सटर्नल सेल का। कम से कम इतने सेगमेंट, इतनी ब्रांचों की अलग रिपोर्ट दो, ताकि उनकी सेल पूरी कंपनी की सेल का कितना हो जाए, 75%। क्लियर। सेगमेंट मीन्स अलग डिवीजन, अलग ब्रांच। वो ब्रांच एरिया वाइज होगी तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग है, कस्टमर अलग है, वर्किंग कंडीशन अलग है, गवर्नमेंट के रूल्स अलग हैं, तो वो एरिया वाइज रिस्क रिटर्न असेस होगा तो वो क्या है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। प्रोडक्ट वाइज हिसाब किताब होगा तो वो कौन सा सेगमेंट है, वो बिजनेस सेगमेंट है। हुंडई वाले जो हैं गाड़ियां भी बना रहे हैं, हुंडई वाले एसी भी बनाते हैं, और ये जो सड़क पे क्रेन और रोड रोलर और ये हैवी मशीन है ना, ये भी हुंडई की हैं, ये भी बनाते हैं। अब इनमें कितना फ़र्क है, गाड़ियाँ और चीज़ होगी, कमर्शियल व्हीकल और चीज़ होगी, ये वाली चीज़ें और चीज़ होगी। तो आपको क्या है, इसको अलग अलग बिजनेस सेगमेंट मानना चाहिए और सारा रफड़े ही ख़त्म। मैं कहता हूँ एक ही बस दिल्ली में ब्रांच है और कहीं काम धंधा ही नहीं, और एक ही प्रोडक्ट बनाते हो, कर लो, क्या कर लोगे, कौन सा सेगमेंट, प्रोडक्ट ही एक बनाते हो और ब्रांच भी एक ही जगह है, मतलब और ब्रांचें नहीं। कई बार क्या होता है, ब्रांच तो दिल्ली में है पर उस फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो 4 ज्योग्राफिकल वो बिजनेस सेगमेंट तो बन जाएंगे, या प्रोडक्ट एक ही बनाते हो लेकिन अलग अलग जगह ब्रांच है तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट अलग बन जाएंगे। तो कहने का मतलब जब एक ही जगह लोकेशन हो, एक ही प्रोडक्ट बनता हो, तो फिर कोई मैटर नहीं करता सेगमेंट रिपोर्टिंग आप पे एप्लीकेबल कैसे होगा। क्लियर, समझ आया। और जो मैं ये कह रहा हूँ ना, सेल 10% से ज़्यादा, इस सेल का मतलब टोटल सेल है। एक ब्रांच की टोटल सेल पूरी कंपनी की टोटल सेल के मुकाबले कितनी है, और वो कैसे देखा जाना है, इंटर सेल भी जोड़ी जाए, एक ब्रांच ने दूसरे को दिया वो भी जोड़ी जाए, तो उससे देखा जाएगा। और सुन लो, ये लिमिट लगानी तो उससे तो पता लग ही जाएगा, 10% की कोई भी लिमिट लग गई वो रिपोर्टेबल है। जिसे मैनेजमेंट कहते कि हम इसका अलग से देंगे तो वो भी रिपोर्टेबल है ही है। एएस कहता है ज़्यादा का दे दो डिटेल रिपोर्टिंग, तो हमें क्या दिक्कत है, कम नहीं देनी, ज़्यादा दे दो। मैनेजमेंट टॉप लेवल की कहती है जी ये वाली ब्रांच का अलग हिसाब देंगे हम, जिसको टॉप लेवल रिपोर्टेबल सेगमेंट मान ले वो तो क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है ही। जिसे टॉप लेवल रिपोर्टेबल मांग ले वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, सही है ना। और सुन लो, कोई सेगमेंट पिछले साल लिमिट लगाने की वजह से रिपोर्टेबल था, मान लो आगरा की ब्रांच हमारी किस लिमिट में आ गई, 10% सेल, 10% असेट्स, 10% प्रॉफिट, इनमें से कोई लगने की वजह से रिपोर्टिंग में आ गई पिछले साल, इस बार लिमिट नहीं लगी उस पर,
फिर भी 1 साल तो कम से कम रिपोर्टिंग और दे दो उसकी। जो एक बार लिमिट लगने की वजह से रिपोर्टेबल हो गया ना, अगले साल लिमिट नहीं लग रही तो भी उसकी क्या कर दो, रिपोर्टिंग नेक्स्ट ईयर। लेकिन जिसको मैनेजमेंट ने रिपोर्टेबल मानना है, लिमिट नहीं लगी, वैसे ही मैनेजमेंट कहती है हम इस ब्रांच का अलग हिसाब देंगे, वो मैनेजमेंट की डिसीजन की वजह से रिपोर्टेबल हुआ है। अगले साल मैनेजमेंट उसका अलग रिपोर्ट ना देना चाहे ना दे, लेकिन लिमिट लग गई जिस पे ना, एक बार समझो उस साल तो रिपोर्टिंग अलग होगी, अगले साल भी रिपोर्टिंग उसकी अलग होगी। यानी एक सेगमेंट कम से कम 2 साल तो रिपोर्टेबल होगा ही। अगर इस साल रिपोर्टेबल हो गया ना, अगले साल ना मैनेजमेंट उसकी रिपोर्टिंग चाहती, ना 10% वाली लिमिट लगी, तो भी रिपोर्ट 1 साल तो करना ही पड़ेगा अगले साल। 20-21 में जो सेगमेंट रिपोर्टेबल थे ना, पक्का 21-22 में वो रिपोर्टेबल होने वाले हैं। क्लियर, लिमिट की वजह से अगर रिपोर्टेबल हुए तो सही है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ना तो आपके माइंड में स्टोरी आएगी नहीं। इलस्ट्रेशन 1 पे चलो, पेज नंबर 5। इसको पढ़ के आपको लिमिट लगानी आ जाएगी, फिर मैं थोड़ा बहुत थ्योरी और पढ़ूंगा। लिमिट लगानी सीखते हैं कैसे, पढ़ो इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है। ए बी सी डी ई एफ 5 सेगमेंट है, नहीं 6 सेगमेंट है। रेवेन्यू बताना कितना कितना है, 150, 40, 30, 40, 30। टोटल करना, टोटल रेवेन्यू कितना है, होल एंटरप्राइजेस, पूरी कंपनी का होल एंटरप्राइजेस कितनी सेल है टोटल, 320। टोटल असेट्स भी बता दो, तीसरे नंबर पे असेट्स हैं, असेट्स कितनी है जोड़ के बता दो, 20, 40, 15, 10, 10, 5, 100। जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट्स और टोटल लॉस अलग अलग बताओ मुझे, सारे प्रॉफिट जोड़ो। प्रॉफिट है 25, 5, 15, 25, 5, 5, 15 कितने हैं, 50। लॉस जोड़ना, 95 और 5 लॉस कितना है, 100। इन दोनों में से हार देखो, इन दोनों में से हार क्या है, 100। मतलब माइनस आपस में नेट नहीं करना, सारे सेगमेंट के प्रॉफिट अलग जोड़ लो, लॉस अलग। इसे एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट फिगर देखो, माइनस की परवाह ना करो। सारे लॉसेस जोड़ो 95, 500, सारे प्रॉफिट जोड़ो 50, हार क्या है 100। तो परसेंटेज निकालते वक्त बेस में 100 लेना। चलो मुझे बताओ ये कौन कौन से सेगमेंट है, ए बी सी डी ई एफ। ये आप मुझे बताओ इनका रेवेन्यू कितने कितने परसेंट है, सेगमेंट रेवेन्यू कितना कितना बताओ। पहले वाले का रेवेन्यू कितना है 150, पूरी कंपनी का कितना है 320, कितने परसेंट है करो, 40%। बी का करो, बी का 30, पूरी कंपनी का 320, कितने परसेंट हो गया करो, 9%। सी का करो, सी का 40, पूरी कंपनी का 320 इंटू 100, कितने परसेंट हो गया 12%। चलो 12, 12.5 जो भी, ये 9%, ये 12%, ये 9% हो गया। आप मुझे बताओ रेवेन्यू यानी सेल कह लो या रेवेन्यू कह लो एक ही बात है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए, ये 40% वाला ए सी ई, ये रिपोर्टेबल हो गए, बोलो 10% पूरा हो तो भी रिपोर्टेबल है, 10% या मोर देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस यूं देखने हैं आपने, बेस में क्या लेना है आपने, बेस में जो हायर है वो लेना है, क्या लेंगे, लॉस हायर है लॉस ले लो। आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखोगे, पहले के कितने हैं 25 अपॉन में 100, कितने परसेंट 25%। अगले में 95 का लॉस है अपॉन में 100, 95%। अगले में 5 का प्रॉफिट है तो कितना हो गया 5%। अगले में 5 का प्रॉफिट है तो कितना हो गया 5%। अगले में 5 का लॉस है तो कितना हो गया 5%। अगले में अपा तो बिजनेस का लेवल देखना है ना, अभी कहाँ बड़े स्केल पे काम हो रहा है, इस हिसाब से कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है बताओ। ए भी 10% या उससे ज्यादा है, ये भी और ये भी, ये रिपोर्टेबल हो गए।
चलो असेट्स की वजह से बताओ, असेट्स ऑफ सेगमेंट क्या, असेट्स के अकॉर्डिंग बोलो। टोटल असेट्स हैं अपनी कितनी, वो देखो वो लिखी 100 ना, इसमें 20/100 इंटू में 100 कितना आ गया 20%, 40/100 इंटू 100 40%, 15/100 इंटू 100 15%, 10/100 इंटू 100 10/100 इंटू 100 समझ आ गया। इनमें से बताओ रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है, ये एक रह गया। मुझे सारी लिमिट चेक करके बता दो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, कोई भी शर्त लग जाए। ए रिपोर्टेबल है, ये देखो यहां से भी यहां से तीनों लग गया। बी पे पहली शर्त नहीं लगी, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, एक लग जाए कोई। सी पे यहां लग गई, यहां नहीं लगी, यहां लग गई। डी यहां लग गई, देख लो यहां आ गया डी। ई देखो ई यहां भी लग गई, यहां भी लग गई। एफ यहां भी, बस तो भी, यानी ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सारे किसी ना किसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ये लिमिट लगा के देखी, लिमिट 1 ये लग गई तो समझो सेगमेंट क्या हो गया रिपोर्टेबल। पर ये काम पता है ये क्या करवाएगा, यहाँ तो बाई चांस सारी कंपनी के सेगमेंट रिपोर्टेबल आ गए। मान लो कई बार 3-4 रिपोर्टेबल आते हैं, इनमें से मान लो ABC रिपोर्टेबल आते मान लो, ठीक। इन तीनों की एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल सेल देखो इन तीनों की कितनी है। एक्सटर्नल सेल इनकी इसकी टोटल करो और कंपनी की एक्सटर्नल सेल से डिवाइड कर दो इंटू 100। ये मिनिमम कितना चाहिए 75%, यानी रिपोर्टेबल सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल दुनिया को सेल अपॉन पूरी कंपनी की एक्सटर्नल सेल, उसके मुकाबले कितना होना चाहिए 75। मान लो ये बन गया अपना 70, कम है। फिर मुझे पता क्या करना है, ये 3 में एक आधा सेगमेंट और जोड़ लो, जिसकी शर्त 10 की पूरी हो नहीं रही, लेकिन आप 9% वाले को 8.5 पौने 9 वाले को भी क्या है कोई परसेंट है नज़दीक हो 10 से, उसको भी उठा के क्या कर दो रिपोर्ट। अब उसकी सेल एक्सटर्नल जुड़ने से शर्त पूरी हो जाएगी हमारी 75% वाली। समझ गए, बोलोगे डाउट। अगले पेज पे क्या कह रहा है पढ़ो। ये लिमिट 1 है, ये अपा क्या लगाते हैं लिमिट 1। कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं उसके लिए लिमिट 1 क्या है, यही 10% वाली शर्त। 10% से ज़्यादा रेवेन्यू यानी सेल, 10% या उससे ज़्यादा रिजल्ट यानी फ़ायदा नुकसान, 10% या उससे ज़्यादा असेट्स हों तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सेगमेंट रेवेन्यू में दोनों आते हैं, याद रखना। ये जो मैं इसकी सेल लिख रहा हूँ ना, इसकी सेल ये रही 150 में कौन सी सेल आ रही है, बाहर वाली भी और एक दूसरे वाली भी, ठीक है ना। दोनों सेल ले रहा हूँ, पर नहीं ले रहा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं रेवेन्यू में जोड़ रहा, कोई ऐसा रेवेन्यू आ गया जो रूटीन नहीं है, नहीं जोड़ रहा। सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकलता है, सेगमेंट रेवेन्यू में से क्या कर दो सेगमेंट की कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट कम कर दो तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मीनिंग है सेल यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। लेकिन तो ये कह रहा है कि कॉस्ट में ये खर्चे ना जोड़ना, एक्सपेंसेस, बट एक्सपेंसेस नॉट टू बी इंक्लूड, यहाँ आना चाहिए बट एक्सपेंसेस नॉट टू बी इंक्लूड। ये कह रहा है ब्याज ना जोड़ो। पता है क्यों, जो कर्ज होता है ना उसका ब्याज अलग अलग ब्रांच में बांटना ठीक नहीं है, उसको पूरी कंपनी के जो कंबाइन अकाउंट बनेंगे उसमें डालो, और हेड ऑफिस के खर्चे भी कंबाइन अकाउंट में डालो, उसे अलग अलग ब्रांच या सेगमेंट में जोड़ना ठीक नहीं है। इनकम टैक्स भी वैसे किस पे लगता है, पूरी कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, अलग अलग ब्रांच पे इनकम टैक्स लेना ठीक बात नहीं है। कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी कॉमन P&L में लो, हर ब्रांच के अलग अलग खर्चों में या रेवेन्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना जोड़ो, इनकम टैक्स हर ब्रांच यानी हर सेगमेंट में ना जोड़ो, हेड ऑफिस के कॉमन खर्चे सीधा P&L में जाएंगे। इंटरेस्ट, किसी भी सेगमेंट में इंटरेस्ट की इनकम को ना जोड़ो, बट हाँ अगर किसी सेगमेंट का काम ही फाइनेंस का है, वो ब्रांच करती क्या है, लोन लेने देने का काम करती है, डिविडेंड इंटरेस्ट उनकी रूटीन काम ही है, फिर वो रेवेन्यू सेगमेंट का रेवेन्यू है, प्रॉफिट में जुड़ेगा, और उसकी असेट्स लोन लेने देने की असेट्स भी उसकी असेट्स में सेगमेंट में जुड़ेंगी।
वरना इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम भी सेगमेंट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। चलो लिमिट 1 क्या आ गई? लिमिट 1 में 10% की शर्त लगा के देख लो, 10% से ज्यादा प्रॉफिट या 10% से ज्यादा सेल या 10% से ज्यादा सेट्स हो, वो सेगमेंट क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल। लिमिट 2 लगा लो। लिमिट 2 क्या है? जिसको मैनेजमेंट कह देना ये रिपोर्टेबल है, वो रिपोर्टेबल होगा चाहे उस पर 10% की शर्त ना भी लगे। मैनेजमेंट कह दे कि ई ब्रांच को रिपोर्ट करना है तो करना है। मैनेजमेंट कह दे ये वाले प्रोडक्ट की अलग से रिपोर्ट देनी है तो देनी है, मैनेजमेंट चाहे तो। थर्ड लिमिट क्या कहती है? अगर किसी पे पिछले साल लिमिट 1 लगी, याद रखना 2 नहीं, मैनेजमेंट वाली नहीं, 10% वाली लिमिट 1 लगी, इस साल लिमिट 1 लगी नहीं, 10% से सब नीचे है, सेल भी, प्रॉफिट भी, रेवेन्यू भी, असेट्स भी। लिमिट 2 मैनेजमेंट चाहती नहीं रिपोर्ट करना, दोनों से बच गया, तो भी लिमिट 3 कहती है कोई बात नहीं, 1 साल तो रिपोर्टिंग कर ही दो, 1 साल तो रिपोर्टिंग कर ही दो उसकी। मतलब क्या? 21-22 में जिस पे लिमिट 1 लगी ना 10% वाली, पक्का वो 22-23 में क्या है? रिपोर्ट होगा। 1 साल तो एक्स्ट्रा रिपोर्ट कर ही दो। एक बार जिस पे 10% वाली सीलिंग लगी उसको नेक्स्ट ईयर रिपोर्टेबल मान लेना। ये बता रहा है, पढ़ लो। कहता है लिमिट 1 लग जाए तो वेल, ना लगे तो क्या पिछले साल लिमिट 1 लगी थी 10% वाली, तो करंट ईयर में उसे रिपोर्टेबल मान लो। लेकिन ये कब है? लिमिट 2-3 की वजह से नहीं। अब मान लो लिमिट 3 लग के 21-22 में रिपोर्ट कर दिया, 20-21 में रिपोर्टेबल था, लिमिट 1 लगी, 21-22 में ना लिमिट 1 लग रही ना लिमिट 2, मैनेजमेंट कोई लिमिट 3 लगा दी, क्योंकि पिछले साल क्या थी तुम्हारे पे? लिमिट 1 लगी थी, लिमिट 3 लगी, और अगले साल लिमिट 1 लगाओ, ठीक लगी? नहीं। 2 लगाओ, मैनेजमेंट एक्सप्लेन दे रही है? नहीं। बस फिर तो छोड़ो, क्योंकि पिछले साल लिमिट 1 नहीं, क्या लगी थी? लिमिट 3 लगी थी, उसको धक्के से रिपोर्ट किया गया था। अगले साल रिपोर्ट करने की जरूरत है? नहीं। अगले साल रिपोर्ट करने की तब जरूरत है जब बीते साल 10% की सीलिंग की वजह से रिपोर्ट हुआ था, ना कि मैनेजमेंट डिस्कशन से या लिमिट 3 से। ऐसे तो फिर हर साल कोई ना कोई लगा के हर साल रिपोर्टिंग होती रहेगी उसकी, ऐसा नहीं है। लिमिट 1 लग के आना तो। और नीचे एक बहुत बढ़िया पॉइंट दे रहा है, वैसे पढ़ लो। ईयर 2 में क्यों रिपोर्ट हुआ? देखो, ईयर 1 में कोई सेगमेंट पे लिमिट 1 लगी, डायग्राम बना है। सेकंड ईयर में चेक करो कि भाई लिमिट 1 लग रही है, पिछले साल क्या लगी थी? लिमिट 1 लगी थी, चलो रिपोर्ट कर देंगे। थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर में लिमिट 1 लगा रहे हैं, नहीं लग रही, लिमिट 2 लगा रहे हैं, नहीं लग रही, लिमिट 3 क्यों लगी? क्योंकि पिछले साल उस पर क्या लगी थी? लिमिट 1। तो अगले साल उस पर लिमिट 1-2 ना भी लगे तो लिमिट 3 कहती है उसकी रिपोर्टिंग कर दो। लास्ट ईयर क्योंकि उस पर लिमिट 1 लगी थी 10% वाली, 2-3 नहीं, लिमिट 1 लगे तो अगले साल वो सेगमेंट पक्का क्या होगा? रिपोर्टेबल। नीचे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। नीचे नोट क्या है? अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट लिमिट लगा के रिपोर्टेबल कर दिए, पर उनकी एक्सटर्नल सेल पूरी कंपनी की एक्सटर्नल सेल के 75% से कम हो, तो ऐसा करो, एक आधा सेगमेंट और रिपोर्ट कर दो, उस पर 10% से नीचे आ जाओ, 9, 9.25, 9.5, 8.5, 9.25, ऐसे मतलब उसका टारगेट है सेल का, प्रॉफिट का या असेट्स का, उसको भी उठा के रिपोर्ट कर दो। तो वो क्या है? ताकि 75% वाली शर्त क्या है? पूरी हो जाए। एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, उससे ये वाला मेन पॉइंट है सबसे ज़्यादा, समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते ही ये 75% वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, करना कितने सेगमेंट है? A B C D E F G H, काफी सारे हो गए। लो, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 में लिमिट 1 चेक करता हूं, A B C D E F G H, ये हो गए कई। अब आप देखते हैं यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। देखो हमें क्या कहता है, हमें कहता है, पहले पढ़ता हूं क्वेश्चन, A B C D E F G H है ना, तो ये सारे सेगमेंट हैं, और कहता है 3 0 कैंसिल करके क्या दे रखा है? पहले तो रेवेन्यू पढ़ो। रेवेन्यू में मतलब क्या होता है? सेल। इनकी एक्सटर्नल सेल कितनी कितनी? ए ने तो दुनिया को बेचा ही नहीं, डैश।
बी ने 255 का बेचा, सी ने 15 बेचा, डी ने 10 बेचा, ई ने 15 बेचा, एफ ने 50 बेचा, जी ने 20 बेचा और एच ने कितना बेचा 35। बाहर की दुनिया को टोटल सेगमेंट्स ने बेचा 400 का माल बेचा। एक दूसरे को कितना बेचा, ए ने बेचा दूसरों को 100 का, बी ने बेचा 60, सी ने बेचा 30, डी ने बेचा 5, ई ने बेचा नहीं, एफ ने बेचा नहीं, जी ने दूसरों को बेचा 5। एक दूसरे को कितने का बेचा 200। तो टोटल रेवेन्यू हर सेगमेंट का कितना हो गया, पहले का तो 100, दूसरे का 255 और 60, 2 315, 45, 15, 15, 50, 25, 35। पूरी कंपनी की रेवेन्यू मानो तो 400 ही है। कंपनी कहती तुम एक दूसरे को बेच रहे हो, तो कंपनी के लिए तो कोई मतलब नहीं है उसका, कंपनी के लिए तो दुनिया को बेचे से मतलब है। ठीक है, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस के लिए, जैसे वो जॉइंट उसमें इंटर प्रोसेस में एक दूसरे को प्रॉफिट जोड़ के दे देते हैं, डिपार्टमेंट वाले दे देते हैं ताकि परफॉर्मेंस देखी जाए, उस एंगल से तो ठीक है। पर पूरी कंपनी का रेवेन्यू मानने तो वो तो 400 ही है, 200 तो एक दूसरे वाला है, वो छोड़ो, किसी की परचेज किसी की सेल, उसको तो क्या मतलब है, उसका तो कंबाइन अकाउंट बनाऊं तो 400 की ही सेल है। पर चलो आप मुझे बताओ, ये वाला स्टेप देखने के लिए ना टोटल देखने हैं। डिपार्टमेंट ए की टोटल रेवेन्यू कितना है 100, पूरी कंपनी का कितना है बोलो 600। बी का बोलो टोटल इंटरनल एक्सटर्नल 315, पूरी कंपनी का 600। सी का बोलो, सी का है 45, पूरी कंपनी का 600। डी का टोटल कितना है 15, पूरी कंपनी का 600। इसका कितना है 50, पूरी कंपनी का 600। 25, पूरी कंपनी का 600। और फिर क्या है, रह गया क्या कोई, 100, 315, 45, 15, फिर एक और 15 था, चलो फिर कितना 2 बार 15 था, फिर 50, फिर 25/600 और फिर 35/100, 600। यानी कि आपको एक बार तो रेवेन्यू टोटल लेके परसेंटेज ही निकालनी है, बताना इसकी कितनी आ गई। 100/600 इंटू में 100, 16.66% आ जाएगी, मतलब 16% ही मान लिया, चलो 17 या 16 मान लो, 17 मान लो राउंड करके। 315/600 47%, 45/600 कितना आ गया, ये 52 आ रहा है। चलो ये कितना आएगा 45/600 7%। 15/600 कितना आ गया, बहुत कम 2%, 2%। 50/600 कितना आ गया 8%, 4%। और लास्ट वाला 35/100 लगभग 5% आ गया। कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल लगता है, ए बी, बस ए बी रिपोर्टेबल लगते हैं 10% या उससे ज्यादा वाले। अब आ जाओ रिजल्ट पे, रिजल्ट ध्यान से देखना, रिजल्ट देखो, प्रॉफिट अलग देखो, लॉस अलग। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स और टोटल लॉस ऑफ ऑल सेगमेंट्स। टोटल प्रॉफिट और लॉस बता दो कितने। टोटल प्रॉफिट 5, 15, 8, 5, 7, 5, 15, 8, 7, 5 कितने 40। लॉसेस बता दो, -90, -5, यानी 100। हार क्या है, एब्सोल्यूट फिगर, हायर ऑफ 2 कितना 100 को बेस उठा लूं। आ जाओ रिजल्ट पे, आ जाओ रिजल्ट पे। कितने, पहले के 5 प्रॉफिट है बटा में 100, अगले के 90 लॉस है बटा में 100, अगले के 15 प्रॉफिट है बटा में 100, अगले के 5 प्रॉफिट है पाउंड में 100, अगले के 8 प्रॉफिट है पाउंड में 100, अगले के 5 है तो 100, 5 है तो 100, 7 है तो 100। कितना आ गया ये 5%, ये 90%, ये 15%, ये 5%, ये 8%, ये 5%, ये 5%, ये 7%। कौन से रिपोर्टेबल है, ये और ये 2 रिपोर्टेबल हो गए। आगे चलो, सेगमेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स पूरी कंपनी की कितनी है 100, तो करो 15/100, 47/100, 5/100, 11/100, 3/100, 5/100, 5/100 और 9/100। हाँ जी, परसेंटेज ये तो बड़ी आसानी से वही आ गई क्योंकि नीचे 100 था। 5%, 11%, 3%, 5%, 5% और 9%। हाँ जी, कौन सा रिपोर्टेबल, ए बी और डी।
तो आप इन सीलिंग के बाद मुझे बता दो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, बताओ। रिपोर्टेबल लिमिट 1 लगाई मैंने 10% वाली, रिपोर्टेबल सेगमेंट बता दो कौन कौन से हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी, देखो ए बी सी, इधर भी आ गया, बी आ गया, फिर आ गया ए बी दोबारा आ गया, और डी और आ गया, डी। ध्यान से देख लो, 4 ही रिपोर्टेबल आ रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच में 4 रिपोर्टेबल आ रहे हैं, 4 रिपोर्टेबल नहीं आ रहे। कहता है 4 का छोड़ो, कंबाइंड डाटा दे देना। मेन तो 4 का अलग, एक सेगमेंट ए का अलग, बी का, सी का, डी का, दुनिया को अलग अलग बताओ, कितनी सेल, कितनी कॉस्ट, कितने प्रॉफिट। लेकिन इनकम लेते वक्त इंटरेस्ट डिविडेंड को तब लेना अगर इनमें से किसी सेगमेंट का काम क्या हो, फाइनेंस का, वो असेट्स भी जोड़ना उसकी असेट्स में, वरना बिजनेस के बाहर की हुई इन्वेस्टमेंट ना असेट्स में आती ना उसकी इनकम में जुड़ती। और जो कॉमन खर्चे हैं हेड ऑफिस के वो किसी में ना आए, वो कॉमन P&L में। इनकम टैक्स भी कहाँ जाए, कॉमन में जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फायदे नुकसान भी कॉमन में जाए, इनके P&L में ना आए। एक बात बताओ, 4 रिपोर्टेबल है ना, इन चारों की मुझे कौन सी सेल बता दो, एक्सटर्नल सेल बता दो ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो आए हैं 4, उनकी एक्सटर्नल सेल बताओ। ए की एक्सटर्नल सेल है ही नहीं, 0। बी की एक्सटर्नल सेल कितनी है, 255। सी की एक्सटर्नल सेल 15 और डी की एक्सटर्नल सेल कितनी, 10। तो टोटल एक्सटर्नल सेल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितनी आ गई बोलो? 0, 255, 15 और 10, 280। 280 आ गई। टोटल कंपनी की एक्सटर्नल सेल कितनी है, मतलब सही सेल ही है। मेरे से कोई पूछे कंपनी की टोटल सेल 400 ही कहूँगा, एक दूसरे वाली कंपनी का तो सेल परचेज कट ही जाएगा। पूरी कंपनी के एंगल से देखूँ तो समझ आया ना। तो कितनी है, 400। तो परसेंटेज देख लो, परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल सेल ऑफ ऑल रिपोर्टेबल, जिसकी अलग रिपोर्ट दे रहे हो, रिपोर्टेबल सेगमेंट की परसेंटेज बना दो। कितनी, 280 बटा में 400 इंटू में 100, कितना आया, 70। बात नहीं बनी। मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम एक्सटर्नल सेल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितनी होनी चाहिए बोलो? 75% होनी चाहिए ना, है कितनी, 70%। क्या करूं, एक आधा और रिपोर्ट करना पड़ेगा, शर्त है ये भी 75% सेल होनी चाहिए। ऐसा करो, करके देखता हूं, इनमें से ना कोई 10 के नज़दीक वाला ढूंढो। ये 7 है, ये 2 है, ये 8 है ना, ये 5, 8, 8 है, ये वाला ढूंढा तो हाँ, ये वाला 9% बनता है। कौन सा, एच को भी इफ एच इज ऑल्सो रिपोर्टेबल, सेपरेटली रिपोर्टिंग, एच की भी अलग रिपोर्टिंग करें तो एच की एक्सटर्नल सेल कितनी है बताना? एच की एक्सटर्नल सेल कितनी है? एच की एक्सटर्नल सेल 35 है। कितनी सेल हो जाएगी, 280। तो ए बी सी डी प्लस एच, इन 5 की रिपोर्ट करूं तो एक्सटर्नल सेल कितनी हो जाएगी? उनकी 280 थी, 35 की और होगी तो 315 होगी। अब परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल सेल, तो आप कहना 315 बटा में 400 इंटू 100 कितनी होगी बोलो? बात बन गई। हमें 75 की शर्त पूरी करनी थी, कहता कम से कम इतने सेगमेंट तो रिपोर्टेबल होंगे ताकि उनकी सेल क्या हो जाए, पूरी कंपनी की सेल का 75%। यानी आपको सेलिंग हटानी पड़ी 10% वाली, उठा के एक और रिपोर्ट करना पड़ा। क्लियर, समझ आई? अच्छा क्वेश्चन है, एक और उठा के रिपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज पे नोट दे रहा है, कहते 10% रिजिड नहीं है, कभी 75% की शर्त पूरी ना हो तो 10 से कम वाले को भी क्या करना पड़ सकता है, रिपोर्ट। सेकंड, अगर कोई सेगमेंट 10% लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो उसको तो लेना ही लेना है रिपोर्टिंग में, जो 10% को पार कर रहा है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पे 10% से कम वाले को भी क्या कर देते हैं, रिपोर्ट। ऐसी है ना, यानी ये कह रहा है
ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 10% की सीलिंग कर रहा हो पूरी और उसकी रिपोर्टिंग छोड़ दो आप ना, उसको तो रिपोर्ट करना ही करना जो 10% से ऊपर की शर्त पूरी करता है, ठीक। लेकिन अगर 10% से ऊपर 10% या उससे ऊपर वाले 75% एक्सटर्नल सेल में कवर नहीं हो रहे तो आपको एक आधा सीलिंग हटा के 10 से कम वाला भी रिपोर्ट करना है। ये एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है ना। रिपोर्टेबल सेगमेंट, थर्ड स्टार लगाए अगले पेज पे, पेज नंबर 8 पे कह रहा है रिपोर्टेबल सेगमेंट विल बी सिलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस सेगमेंट, सेपरेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मतलब क्या है, पहले तो बिजनेस सेगमेंट के एंगल से तो देख लो कौन कौन से रिपोर्टेबल है, फिर अगर आपको लगता है जी उस प्रोडक्ट वाइज तो उस एंगल से देख लो कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं। यानी देखो सीधी बात है, अगर ये सारे सेगमेंट कौन से हैं, बिजनेस प्रोडक्ट वाइज है 8 प्रोडक्ट, इनमें से देख लो कौन से रिपोर्टेबल है। रिपोर्ट ही देनी है अलग अलग दुनिया को, रिजल्ट ही बताने हैं। मान लो अब एक और तरह से भी क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्ट वाइज पूरे इंडिया का, ब्रांच वाइज नहीं पूरे इंडिया का प्रोडक्ट वाइज, तो उनका भी इस तरह से देख लो भी प्रोडक्ट वाइज कौन से रिपोर्टेबल हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग अलग अलग दो हो सकती हैं, प्रोडक्ट वाइज अलग और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज अलग। पर सवाल यह है कि किसको प्राइमरी वेटेज देनी है और किसको सेकेंडरी। जिसको प्राइमरी देनी है उसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पॉइंट देने पड़ेंगे, और जिसको सेकेंडरी मानती है मैनेजमेंट उसकी डिस्क्लोजर क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ये बता रहा है नीचे नोट, कह रहा है सेगमेंट जो कि रिपोर्टेबल नहीं है आर कॉल्ड रिकंसाइलिंग सेगमेंट। कहता है डिस्क्लोजर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट इज डन सेपरेटली, अलग अलग रिपोर्ट जाती है और फिर बाद में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनती है। रिकंसाइल्ड करते हैं, क्या रिकंसाइल्ड का मतलब होता है क्या है, आपको अलग अलग कर दिया आपने, रिजल्ट भी प्रॉफिट भी सेट्स देख लेना टोटल करके, इंडिविजुअल जो सेगमेंट के असेट्स हैं तो टोटल कंपनी की सेट्स उससे मैच करती हो, कभी इंडिविजुअल गलत चढ़ा दी हो, और सेल भी जो इंडिविजुअल की सेल है पूरी वो सबकी रिपोर्टेबल हो चाहे ना हो, टोटल किसके बराबर होनी चाहिए, कंपनी की सेल। गड़बड़ ना हुई तो बराबर ही होगी, कहीं गलत चढ़ा दी हो तो फिर क्या कंपनी की टोटल सेल से ज़्यादा ही बन गई, अलग अलग का टोटल करूँ तो, ठीक है ना। मान लो बच्चों से पूछा हाँ जी किसने कितने कितने पिज़्ज़ा खाए हैं, उन्होंने बताया जी, उससे टोटल किया तो पता लगा कि ये तो 16 पिज़्ज़ा बनता है, और अब्बा कहते हैं आए तो कोई कम है, या ये जो खाए बता रहे हैं उस हिसाब से तो 20 खाए बता रहे हैं, आए तो 25 हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो इंडिविजुअल है उसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, पूरी कंपनी से रिकंसाइल तो करे, एसेट्स वगैरह और ये सेल वगैरह रिकंसाइल करना ज़रूरी है, सही है। एक बार मैं अब चैप्टर के स्टार्टिंग में चलता हूँ, बस थोड़ा आइडिया हो गया, अब आप स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ लोगे, अदरवाइज मैं थ्योरी पढ़ाता रहूँगा आपको मीनिंग ही नहीं समझ आएगा। थोड़ा ये है, ये जो बचे हुए एस है ना, थके से हुए हैं एस, मतलब इन एस बहुत पुराने हो गए, इनका अब ना मतलब इनको ख़त्म करने का टाइम, एस ख़त्म कर दो। कुछ एस ऐसे हैं क्योंकि ना अब IFRS आ गए हैं, उसके अंदर रिपोर्टिंग थोड़ी अलग तरह की है, उनको फॉलो करो, इंडिया एस को फॉलो करो। ये तो बहुत मतलब कि बहुत पुराने, बहुत सालों से ये एस चल रहे हैं। इंडिया एस नए तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, IFRS आ गए, आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, वो उसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। बड़ी बड़ी 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी पे एस नहीं लगते, इंडिया एस लगते हैं, इंडिया एस। चलो वो थोड़े अलग हैं, रोज़ बनाते रहते हैं, इतने इतने पता ही नहीं रहता। वो इनकम टैक्स में ICDS बना रखे हैं, इनकम टैक्स वाले ऑफिस वालों को नहीं पता ICDS है क्या, सरकार बना बना के छोड़े जा रही है। एक बंदा बैठा होता है ऊपर, वो अपना दिमाग लगाता रहता है, बना देता है। अपने स्टाफ को तो सिखा लो पहले, ICDS आगे कब आगे क्या लिखा है उसमें पता ही नहीं, इनकम टैक्स वालों को खुद ही नहीं पता। मैंने एक बार कोई मैरिज में, पंजाब का बठिंडा का केस है, उसमें मेरे फादर इन लोग के नॉन थे, वो भी मेरी फैमिली में इनकम टैक्स सेल टैक्स की एडवोकेट हैं, CA हैं जैसे, तो शादी थी सिस्टर इन लॉ की, तो इनकम टैक्स कमिश्नर भी आया हुआ था और भी इनकम टैक्स वाले, क्योंकि काम ही वो फील्ड ही वही है। तो बैठे थे, बात चल रही थी, उन दिनों में ICDS आए थे। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैं कहता सर ये ICDS की एप्लीकेबिलिटी क्या लगता है, मतलब इसका क्या यूज़ है। वो ना वो समझ गया जैसे एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई थी उन दिनों में, वो कहता है जी
वो स्कीम कहते जी बहुत बढ़िया है, कहते इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया लोग भर रहे हैं। मैं हैरान था भी, इन्होंने ICDS सुना नहीं कभी भी। ICDS आ गया है, वो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, IDS स्कीम आई थी उन दिनों में, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, तो वो समझ बैठे भी ये उसकी बात कर रहा है। ICDS तो उन्होंने सुना ही नहीं था कभी। जब कमिश्नर लेवल के लोगों का ये हाल है, तो जूनियर जो क्लर्क से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बने और क्लर्क, उनको तो पता क्या होगा। एक इंस्पेक्टर मुझे इनकम टैक्स का फ़ोन करता है, क्या सर नोट्स चाहिए आपके? मैंने कहा दे देंगे। कहता है हिंदी में है क्या? हिंदी मीडियम में नोट्स मांग रहा है। बोलो क्या, तो वो लोगों का असेसमेंट करेंगे, मान लो हिंदी में पढ़ने हैं नोट्स, क्या हाल है। चलो, मतलब बात यही है भी, दुनिया को रूल वो लोग कर रहे हैं जो उतने नॉलेजेबल नहीं हैं, और वो रोब जमा रहे हैं उन लोगों पे। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है ये, उन लोगों पे रोब जमा रहे हैं जो बड़े लर्नड पर्सन हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, पर वो सिर्फ किसी ना किसी तरीके से जॉब में आ गए। बस वो जॉब में आ गए तो यहाँ सिक्का चलता है उनका, यही सिस्टम है ना, है गलत। चलो मैंडेटरी पे आ जाओ। ये वही है, सरकारी स्कूल के टीचर और प्राइवेट स्कूल के टीचर। प्राइवेट वाले को तो कितनी नॉलेज है, कितनी मेहनत करता है, हर चीज़ टिप्स पे होती है, उसके तो पेरेंट्स ही जान खा जाते हैं। हमें पता ना, बच्चों के स्कूल के टीचर को लोग फ़ोन करके कहते हैं मैम आपने ये गलत करा दिया, यहाँ ये नहीं आना चाहिए, ऐसे। और सरकारी वाले को तो ये नहीं पता भाई पेरेंट्स को बच्चा स्कूल कब जाता है कब आता है। वहाँ टीचर क्या करता है, तनख्वाह देखो उसकी 90,000 तनख्वाह है, 80,000, और प्राइवेट वाला बेचारा 10-20 हज़ार में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका। तो वही हिसाब है, सरकारी पोस्ट में आने वाले की बस ठीक है, लग गया वो लग गया, वो सिस्टम है। कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, मतलब अपने इंडिया में कम से कम जिम्मेवारी फिक्स करो भाई, तुम आउटपुट क्या दे रहे हो, सीधी बात है। प्राइवेट वाले भी तो आउटपुट देखते हैं ना। चलो, सेगमेंट रिपोर्टिंग मैंडेटरी है सभी लिस्टेड और लिस्टिंग प्रोसेस में गई हुई कंपनी। छोटी छोटी कंपनी छोड़ दो, SMC, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जो है ना, SMC, उनको छोड़ दो। मतलब सीधी बात है, बड़ी बड़ी कंपनी पे लगता है जो लिस्टेड है या लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। सुना हुआ है ना ये लेवल 1 में ऐसा होता था। लेवल 1 के जो एंटिटी है ना, लिस्टेड कंपनियां और लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर चुकी कंपनियां, बड़ी कंपनी, SMC टाइप की छोटी कंपनी छोड़ो, उन पे लगता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। और कह रहा है जो कंपनी नहीं है फर्म और लेवल 1 वाले, वो एंटिटी जो कंपनी नहीं है पर वो बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनकी सेल 50 करोड़ से, उनकी लोन 10 करोड़ से ज़्यादा, मतलब लेवल 1 की सीलिंग क्रॉस करते हैं। वो लेवल 1 इंटर 1 में पढ़ते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो सीलिंग क्रॉस करते हैं, यानी बड़े बड़े एंटिटी पे लगता है, छोटे मोटे लोगों पे नहीं लगता। मीनिंग क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है AS 17 का, ये बताता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो आप, या मल्टीपल ज्योग्राफिकल एरिया में आप क्या है काम करते हो, तो उस केस में आपका रिस्क रिटर्न प्रोडक्ट वाइज या ज्योग्राफिकल एरिया वाइज क्या होता है, सेपरेट। तो उस केस में आपको इस AS की जरूरत पड़ती है। रिस्क और रिटर्न सेपरेट है, उसके बेस पे आपको रिपोर्टिंग भी सेपरेट कर देनी चाहिए। एक लाइन लिख रहा है सेकंड पैरा के अंदर, थर्ड में कहता है सच इंफॉर्मेशन इज यूज टू असेस risk and return of multiple product or service and operation in different geographical area which may not be determinable from the aggregate data। कहते हैं वो रिस्क रिटर्न वाइज अलग अलग स्टडी से जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कंबाइंड डाटा से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इसी अलग अलग एरिया वाइज जो आप डिवाइड करके डिस्क्लोजर देते हैं, उन्हीं को तो सेगमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज ब्रांच वाइज। बिल्कुल वैसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टडी तब अच्छा किया जा सकता है जब सब्जेक्ट वाइज उसके रिजल्ट पता हो क्या है, वैसे ये कह रहा है। कहता है रिस्क रिटर्न की बेटर स्टडी हो जाएगी। देखो किसी में घाटा किसी में फ़ायदा, अगर कंबाइन करोगे तो पता ही नहीं लगेगा, वो एक दूसरे को कवर कर देगा फ़ायदा नुकसान, तो आपको पता ही नहीं लगेगा किसको बंद कर दें, बढ़िया नहीं चल रहा बंद करके पार करो, कोई क्या फ़ायदा है। तो आपको वो जो स्टडी, किसी में बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें आप उस हिसाब से रेट कम ज़्यादा सेट कर सकते हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी सोच सकते हो। जिसमें लॉस आ रहा है उसको बंद करने का सोच सकते हो या चेंज करने का प्रोसेस वगैरह सोच सकते हो। जजमेंट लेना और भी आसान हो जाएगा, बजाय पूरे एंटरप्राइजेज एज अ होल की बजाय अलग अलग को स्टडी करके। नीचे कह रहा है क्या, कहता है शुड कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस AS फुली। ऐसा है कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा नहीं, पूरे AS के रूल लगाना।
सिलेक्टिवली नहीं, जानबूझ के नहीं, पूरे एएस के रूल लगाओ। लिमिट 1 लग जाए छोड़ नहीं सकते, उसको रिपोर्ट करना है। लिमिट 2 मैनेजमेंट कह दे जिसको रिपोर्ट करना है करना है। लिमिट 3 जिसके ऊपर लिमिट 1 पिछले साल लगी थी उसको इस साल भी क्या लिमिट 3 कहती है, रिपोर्ट कर दो, दुनिया को इंफॉर्मेशन दे दो। नेक्स्ट, ब्रांचेस जरूरी नहीं अलग सेगमेंट हो, वो डिपेंड करता है, रिस्क रिटर्न सेपरेट है तो रिपोर्टिंग होगी वरना नहीं। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या कहता है, डिस्क्लोजर AS 17 की रिक्वायर्ड नहीं है इफ देयर इज ओनली वन बिजनेस सेगमेंट। काम ही एक है, प्रोडक्ट ही एक बनाते हो या ब्रांच ही एक है, बस एक जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या अलग अलग सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पे आओ। सेगमेंट 2 तरह के होते हैं, बिजनेस और ज्योग्राफिकल। बता चुका हूं, बिजनेस सेगमेंट जो प्रोडक्ट या सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से अलग है, रिस्क रिटर्न उसका प्रोडक्ट वाइज देखा जाता है, सर्विस वाइज देखा जाता है, तो वो क्या है, वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। क्लियर, ये कह रहा है ये अलग कंपोनेंट प्रोडक्ट वाइज होगा, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, रिस्क रिटर्न प्रोडक्ट वाइज देखा जाएगा। नीचे बता रहा है फैक्टर डिसाइड करेंगे कि सर्विस और प्रोडक्ट वाइज रिस्क अलग है कि नहीं। नेचर देखो कौन से प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, प्रोसेस क्या है माल बनाने की, डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम क्या है, कौन सा रूल रेगुलेशन लगते हैं। जैसे बैंक, एक कंपनी बैंकिंग की सर्विस भी दे रही है, बीमे भी कर रही है, कर रहे हैं आजकल तो बीमे, कंपनी बीमे भी कर रही है, बैंकिंग की सर्विस भी दे रही है और भी पब्लिक यूटिलिटी की कोई सर्विस दे रही है, तो बैंकिंग अलग काम है, इंश्योरेंस अलग काम है, तो ये अलग अलग सेगमेंट बनेंगे, अलग अलग सेगमेंट बनेंगे ना ये। यस। नीचे ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो हो गया एरिया वाइज या देश अलग है, मान लो एक भारत में ब्रांच है और एक यूएस में, करेंसी अलग है, वहाँ भाषा अलग, करेंसी अलग, एनवायरनमेंट अलग, रूल एक्ट अलग, तो वो तो अलग सेगमेंट कौन सा होगा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा अलग से वो। जैसे बाउंड्री वाइज या देश अलग है या करेंसी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, तो ज्योग्राफिकल, जैसे साउथ अलग, नॉर्थ अलग, ईस्ट अलग, ऐसे। तो आप एंटरप्राइजेज का ये कॉम्पोनेंट ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बांटेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाइज बांटेंगे, क्योंकि अलग अलग है इस तरह। नीचे एग्जांपल दे रहे हैं, लोकेशन ऑफ सर्विस फैसिलिटी और अदर असेट्स ऑफ एंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, कस्टमर की लोकेशन अलग है, कोई एक्ट अलग, रेगुलेशन अलग है, तो उसको एरिया वाइज बांट दो, ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। रिस्क रिटर्न एरिया वाइज है, करेंसी वाइज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाइज, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट की तरह डिवाइड करो। अगर सर्विस, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग है तो फिर क्या, बिजनेस सेगमेंट मानते हुए रिपोर्टिंग करो। अगले पेज पे कह रहा है कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी, बता चुका हूं प्राइमरी सेगमेंट कौन सा होता है, जिसकी डिस्क्लोजर ज़्यादा देनी है, जो ज़्यादा वेटेज है। सेकेंडरी जिसकी वेटेज क्या है, कम, उसकी डिस्क्लोजर क्या देनी है, कम। आइडेंटिफाई कैसे होगा, टॉप लेवल जिसे कह देगी भाई ये क्या है, ज़्यादा वेटेज है, इसको बिजनेस मानना है, इसको प्राइमरी मानना है, तो वो प्राइमरी हो जाएगा, दूसरे वाला सेकेंडरी। टॉप लेवल जिसको प्राइमरी कह दे, ठीक है, टॉप लेवल दोनों को प्राइमरी कह रही है, बिजनेस को भी वेटेज दे रही है और ज्योग्राफिकल एरिया को भी, तो फिर कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, मैट्रिक्स। क्लियर, वैसे ये ना नोट्स में लिखेगा, कभी पिक्चर ना क्लियर हो तो बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मानना ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी डिस्क्लोजर प्रोडक्ट वाइज करो तो ज़्यादा बेटर है। पढ़ो नीचे, सेगमेंट जिसे टॉप लेवल की मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है कि बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी और ज्योग्राफिकल को सेकेंडरी, तो ऐसे मान लो वे बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी, ज्योग्राफिकल दोनों को वेटेज दे रही है, बिजनेस बीएस और ज्योग्राफिकल जीएस दोनों को की रिपोर्टिंग करना चाहती है, तो वो प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, मैट्रिक्स। मिडिल में आ जाओ, टॉप लेवल कह रही है बिजनेस को वेटेज ज़्यादा देनी है, तो बिजनेस सेगमेंट को हो जाएगा प्राइमरी और ज्योग्राफिकल क्या हो जाएगा, सेगमेंट सेकेंडरी। लेकिन एरो नीचे आ रहा है, अगर टॉप लेवल कह दे कि नहीं ज्योग्राफिकल को वेटेज ज़्यादा देनी है, तो ज्योग्राफिकल क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और बिजनेस सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सही है ना। लास्ट एरो कह रहा है सेगमेंट A17 कहता है भाई जब रिस्क रिटर्न वाइज डोमिनेंट पोजीशन देख लो, भाई प्रोडक्ट वाइज बेटर है दिखाना या एरिया वाइज, तो जब पिक्चर ना क्लियर हो, डोमिनेंस क्लियर ना हो रही हो, तो बेटर है बिजनेस वाइज बांट लो, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। सेकेंडरी सेगमेंट ये बता रहा है, सही है। हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये मैंने बता ही दिया, लिमिट है ना। रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से होते हैं, लिमिट 1 लगा के 10% वाली देख ली, और ये याद दिला रहा है सेगमेंट रेवेन्यू में क्या करना है, प्रॉफिट्स और लॉस विच एवर इज हायर वो देखना है।
असेट्स और रेवेन्यू क्या है, सेल, सेल में ना एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लेनी है रेवेन्यू में, ठीक है ना। असेट्स में भी टोटल असेट्स लेनी है आपने, ठीक है। तो ये बता रहा है रेवेन्यू का मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेनी है, एक दूसरी ब्रांच वाली भी लेनी है, पर नहीं लेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह नहीं लेनी। रेवेन्यू का मीनिंग समझा रहा है क्या, सेल, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जोड़ लो, फर्स्ट पॉइंट बनाया हुआ मिडिल में पेज नंबर 4 पे। सेगमेंट का रेवेन्यू मतलब सेल, एक्सटर्नल एक दूसरे वाली इंटरनल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की रिसीट को मत जोड़ो, वो कॉमन P&L में जाएगी। सेगमेंट की कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, रेवेन्यू में से जो कटेगी वो कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब माल खरीदने, माल बनाने के खर्चे, वेजिस, सैलरी। पर इंटरेस्ट का खर्चा आएगा, नॉर्मली नहीं। इंटरेस्ट का खर्चा तो पूरे बिजनेस लेवल पे P&L में आना चाहिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेगमेंट नहीं मानना चाहिए। इंटरेस्ट को छोड़ दो, हेड ऑफिस के खर्चे मत लो कॉमन, वो कॉमन P&L में जाने दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस वगैरह मत लो, इनकम टैक्स वगैरह ना लो, वो पूरे बिजनेस पे लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस भी ना लो, बेटर रहेगा। सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट कॉस्ट ऑफ सेल से क्या आ जाएगा, सेगमेंट का रिजल्ट। सेगमेंट एसेट्स का क्या मतलब है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मत लेना। कंपनी की जो कॉमन है, एक तो होता है ना कोई एसेट ऐसी है, कोई व्हीकल है जो सभी ब्रांचों में काम आ रहा है, पॉसिबल है बांटना बांट लो, नहीं तो कॉमन वाला छोड़ो, वो चीज़ छोड़ो जो साझी है हेड ऑफिस लेवल, वो किसी पर्टिकुलर किसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, छोड़ो फिर उसको, बेटर है। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स अलग अलग सेगमेंट की लो, कॉर्पोरेट वाली कंबाइन वाली मत लो, ठीक। कह रहा है कॉर्पोरेट असेट्स वो हैं जो माल बनाने में हेल्प नहीं कर रही, बिजनेस चलाने में नहीं, वो तो हिसाब किताब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखी है भी, जहाँ पे मिलने जुलने का टाइम दिया जाता है लोगों को कि बुकिंग करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना देना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई कॉमन बिल्डिंग है, उसको सभी सेगमेंट में बांटना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। खर्चे तो बांट लिए जाते हैं कई बार कॉमन वाले, जैसे बांट नहीं लेते अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे अलग अलग सेगमेंट में कई बार बेस लेके बांट लिए जाते हैं। ये 10% की लिमिट को लगा के चेक करके दिखा रहा है, मैं तो ऑलरेडी चेक करके दिखा चुका हूँ, समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुका हूँ, पेज नंबर 6 पे लिमिट्स लगा चुका हूँ, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन कर चुका हूँ, पेज नंबर 8 पे जो मैंने ब्रीफ चीज़ें बताई डिटेल में समझा रहा है। क्या सेगमेंट रेवेन्यू या एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू तो सेल है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आता है ना, इसी में कॉस्ट कटेगी तो क्या आएगा, प्रॉफिट। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आता है, डायरेक्टली जो एक्सटर्नल रेवेन्यू आया सेल करके, वो एक दूसरे को जो ट्रांसफर किया ट्रांजैक्शन दूसरे सेगमेंट के साथ, थर्ड पॉइंट में लिखा है, वो भी सेगमेंट रेवेन्यू है। और अगर कोई कॉमन रेवेन्यू है पूरे बिजनेस का, उसे अलग अलग सेगमेंट में बांटना पॉसिबल है तो बांट लो, वो भी रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या नहीं आएगा, सेल में क्या नहीं आएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम रेवेन्यू ना मानो। अगर हाँ फाइनेंस नेचर का काम है आपका, कर्जे कुर्जे देने का, किसी काम ही आपका बैंकिंग इंश्योरेंस टाइप है, और एक डिपार्टमेंट करता ही लोन देने का काम है, तो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है उसकी फाइनेंशियल नेचर की, तो रेवेन्यू मान लो। असेट्स बेचने का, इन्वेस्टमेंट का फायदा नुकसान भी रेवेन्यू ना मानो, पर हाँ जिसका काम ही शेयर्ड वेंचर और इन चीज़ों में डील करना है, तो उसके लिए तो बेचना करना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, तो वो उसके लिए तो क्या आएगा, रेवेन्यू। आपका काम ही उस डिपार्टमेंट या ब्रांच का क्या है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है फाइनेंसर का इंटरेस्ट आना, लेकिन वैसे फाइनेंसिंग में आता था कैश फ्लो में ये चीज़ें। एक्सपेंसेस में क्या नहीं आता, ये कह रहा है सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है, जो रेवेन्यू कमाने के लिए सेगमेंट में खर्चा होता है डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल, वो भी आ गया। कुछ कॉमन खर्चे रीजनेबल बेस पे बांट लो, वो आ गए, ठीक। और अदर सेगमेंट, जैसे अदर सेगमेंट को सेल करते हो तो वो सेगमेंट रेवेन्यू में है, अदर सेगमेंट को कोई खर्चे किए यानी परचेज किया दूसरे सेगमेंट से, वो कॉस्ट है या खर्चा भी तो है, फिर सेल रेवेन्यू है तो खरीद कॉस्ट भी तो है, यस। लेकिन सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या ना जोड़ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, AS5 बताता था, वो ना जोड़ो, कॉमन P&L में जाएगा, ठीक। फाइनेंस नेचर का बिजनेस है तो इंटरेस्ट खर्चा मान लो, वरना नहीं। इन्वेस्टमेंट का लॉस खर्चा ना मानो अगर फाइनेंस नेचर का काम है, ठीक। इनकम टैक्स के खर्चे मत दिखाओ, वो कॉमन P&L में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस के कॉमन खर्चे बढ़ सकते हैं तो बांट लो, नहीं तो छोड़ो। नेक्स्ट पेज पे सेगमेंट रिजल्ट पीछे बताया तो है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सेगमेंट की असेट्स क्या होती हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी है, वो सारी असेट्स होती हैं। पर एक ना चीज़ बोल्ड तो नहीं की, इटैलिक करके
हाईलाइट की गई है। सेगमेंट रिजल्ट में इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम को जोड़ा जाए अगर फाइनेंस का काम है। और असेट्स में भी किसको लिखा जाएगा, फिर लोन इन्वेस्टमेंट को भी सेगमेंट की असेट्स में लिखा जाएगा। अगर सेगमेंट का काम फाइनेंस नेचर का नहीं है तो इंटरेस्ट डिविडेंड को इनकम में ना जोड़ो, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, और ये जो असेट्स है लोन इन्वेस्टमेंट को इससे सेगमेंट की असेट्स में भी ना जोड़ो। क्लियर। सेगमेंट असेट्स में क्या नहीं आता, इनकम टैक्स की असेट्स जैसे डीटीए, एडवांस इनकम टैक्स, ये पूरे बिजनेस की असेट्स में आएगा, सेगमेंट वाइज नहीं। हेड ऑफिस की कोई असेट्स वगैरह है वो भी ना जोड़ो, ये चीज़ कह रहा है, ठीक। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और वो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेगमेंट लाइबिलिटी क्या है, हर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी करता है हर सेगमेंट, तो जो लाइबिलिटी रूटीन में क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटी में दिखाओ, क्या दिक्कत है, लाइबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट के खर्चे भी खर्चे हैं, लोन ले रखे हैं तो वो लाइबिलिटी में आएंगे अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो, अगर आपका काम है इससे रिलेटेड। अक्रूड लाइबिलिटी, क्रेडिटर, किसी का प्रोविजन बनाया, किसी को क्लेम देना है, सब रूटीन में लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या नहीं आएगा, इनकम टैक्स का प्रोविजन या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये पूरे बिजनेस की लाइबिलिटी में आएगा, अलग अलग सेगमेंट की लाइबिलिटी में ना लिखो। बोरिंग और अदर कर्जे लिए, अगर फाइनेंस का काम है तो कर्जे देना आपकी एसेट है, रेवेन्यू है, उससे इनकम आती है। और लोन लोगे तो ही कर्जे दोगे, फाइनेंसर लोन लेता भी तो है, देता भी है, लोन लेना भी आपकी लाइबिलिटी है अगर आपका काम फाइनेंशियल नेचर का है तो हो जाएगा। समझ आइए, इस तरह से। नीचे कह रहा है सेगमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा है, पॉलिसी जो बनाओ बना सकते हो आप, अपनी पॉलिसी बना के उसको कंटिन्यूसली हर साल फॉलो करो तो ऐसा पॉलिसी बनाई जा सकती है। ये जो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप सेगमेंट वाइज कोई अलग कंसेप्ट तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ तो बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट। डिस्क्लोजर बता रहा है प्राइमरी सेगमेंट के और सेकेंडरी सेगमेंट के, कल देखते हैं, अभी क्वेश्चन और पढ़े हैं इसमें, देखते हैं फिर कल, थोड़ा सा रह गया बस, मेन हो गया, क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं कल। रिपोर्टिंग कैसे होती है, प्राइमरी सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा बातें देनी पड़ती है, सेकेंडरी में थोड़ी सी कम देनी पड़ती है। तो दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, प्राइमरी थोड़ी ज़्यादा, सेकेंडरी थोड़ी कम। तो मेन कंसेप्ट तो यही है, बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है।